पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक आयताकार अति परवलय लागत वर्ग। ये इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव सेट है। तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा औसत स्थिर। आयताकार अति परवलय लागत वक्र जो है औसत स्थिर होता है, औसत स्थिर होता है। अब चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। तो सेकंड नंबर जो क्वेश्चन कहा जा रहा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि एक रैखिक मांग वक्र जिस पर बिंदु का मात्रा अक्ष को काटती है तो मांग की लोच क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए नंबर मिस्टेक है, 2 नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो मिस्टेक हो गया है इसको टाइपिंग करने में, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। तो 2 आप छोड़ दीजिएगा, तो यहाँ 3 है। तो एक रैखिक मांग, तो एक रैखिक मांग वक्र का जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जिस बिंदु पर वह अक्ष को काटती है तो मांग की लोच क्या होगी। तो मांग की लोच 0 होती है। जिस बिंदु पर मांग वक्र एक किसी को काटती है तो इस पॉइंट पर अगर पूछा जाए कि मांग वक्र क्या होगा या मांग की लोच क्या होगा तो वो 0 होगा। उसके बाद चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। तो 4 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि यदि बाजार में किसी वस्तु की कीमत घट जाती है तो बजट सेट जो है बड़ा हो जाता है। बाजार में यदि वस्तु की कीमत घट जाएगी तो बजट सेट बड़ा हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। 5 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि यदि मांग और पूर्ति वक्र दोनों बाईं और समानुपात में शिफ्ट करती है तो क्या होगा। तो वस्तु का मूल्य और क्रय की मात्रा दोनों में वृद्धि हो जाएगी। वस्तु का मूल्य और क्रय की मात्रा दोनों में वृद्धि हो जाएगी। उसके बाद चलते हैं छठा नंबर क्वेश्चन पर। तो छठा नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि मांग का नियम संबंध है। मांग का नियम जो है कीमत और मांग के बीच का संबंध है, तो कीमत अर्थात मूल्य। उसके बाद चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। तो 7 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सार्वजनिक वस्तुएं प्रतिस्पर्धा नहीं होती हैं। इसका अर्थ है किसी व्यक्ति के उपभोग करने से जो है वस्तु की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं आता या कमी नहीं आती। वस्तु की मात्रा में कमी नहीं आती है जब कोई भी व्यक्ति उपभोग करता है किसी भी वस्तु को। उसके बाद जो है यदि उपभोक्ता का आय में वृद्धि होता है तो बजट रेखा समानांतर होता है। वो जो समानांतर होता है लेकिन वो खिसकता नहीं है। तो वो जो है यहाँ पर है कि समानांतर जो है बाईं ओर खिसक जाएगा, दाईं ओर खिसकेगा तो यहाँ होगा नहीं खिसकेगा। तो समांतर जो है समानांतर बजट रेखा नहीं खिसकेगी। उसके बाद चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर, सॉरी 9 नंबर क्वेश्चन पर। तो 9 नंबर क्वेश्चन है एक समीकरण M = RPY क्या बतलाता है। तो ये मुद्रा की मांग है। तो मुद्रा की मांग जो है वो घनात्मक रूप से औसत कीमत स्तर पर निर्भर करती है। उसके बाद चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। तो 10 नंबर क्वेश्चन का जरा विलासिता वस्तु के मूल्य मांग की लोच होती है। तो वो जो है 1 से ज़्यादा होगा, तो मांग की लोच जो है 1 से बड़ा होगा। तो विलासिता वस्तु की मांग की लोच जो है E> 1 हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 11th नंबर क्वेश्चन पर। तो 11th नंबर क्वेश्चन का जरा यदि पूरक वस्तु के मूल्य में कमी आती है तो वस्तु की मांग में क्या आ जाएगी। तो वस्तु की मांग बढ़ जाती है। वस्तु के पूरक वस्तु में मूल्य में अगर कमी आ जाएगी तो वस्तु की मांग बढ़ जाती है। उसके बाद चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। तो 12 नंबर क्वेश्चन का जरा यदि वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसके स्थानापन्न वस्तु की मांग जो है वो भी बढ़ जाएगी। वस्तु की कीमत अगर बढ़ेगी तो स्थानापन्न वस्तु की मांग भी बढ़ जाएगी। मान लीजिए चाय की कीमत बढ़ेगी तो कॉफ़ी की मांग भी बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर चाय से सस्ता कॉफ़ी हो जाएगा तो लोग कॉफ़ी के पीछे भागने लगेंगे। तो चाय का स्थानापन्न वस्तु है कॉफ़ी। उसके बाद चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। 13 नंबर क्वेश्चन का जरा किसी परिस्थिति में उत्पादन संभावना वक्र दाईं ओर खिसक जाता है। तो वो जो है जब संसाधन में वृद्धि होता है और जब तकनीकी में वृद्धि होता है, तकनीकी और संसाधन में जो है अगर वृद्धि हो जाएगा तो सुधार आने के कारण जो यहाँ पर उत्पादन संभावना वक्र दाईं ओर खिसक जाती है। उसके बाद चलते 14 नंबर क्वेश्चन पर। 14 नंबर क्वेश्चन का जाए कि उत्पादन फलन C = C + CY में C और C मतलब कैपिटल C और स्मॉल c क्या है। तो वो है कैपिटल C जो है वो है स्वायत्त उपभोग और जो है और ये जो है कैपिटल C जो है स्वायत्त उपभोग है और स्मॉल c सीमांत उपभोग परिवृत्ति है। तो ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है 15 नंबर क्वेश्चन। तो 15 नंबर क्वेश्चन है कि कम कीमत पर उपभोक्ता वस्तु की मांग की मात्रा बढ़ा देता है, क्योंकि जो है वस्तु सस्ती हो जाती है और कीमत कम होने पर उपभोक्ता की क्रय शक्ति बढ़ जाती है। उसके बाद चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। तो 16 नंबर क्वेश्चन का है उपभोक्ता संतुलन क्या है। तो अपने खर्चे से जो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर लेना ही जो है
उपभोक्ता संतुलन कहलाती है। तो अपने खर्चे से जब आप संतुष्ट हो जाते हैं किसी भी वस्तु का उपभोग करके, तो वो जो उपभोक्ता संतुलन कहलाती है। उसके बाद चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर कि उपभोक्ता कौन है। तो उपभोक्ता कौन है? एक व्यवसायी है, एक व्यक्ति है, तो कौन है? तो वो उपभोक्ता जो एक आर्थिक एजेंट है, वो जो इकोनॉमिक एक एजेंट है जो कि उपभोक्ता को संतुलन देती है उसकी जरूरत की वस्तुओं के लिए। उसके बाद है 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन जो कहा जा रहा है कि एक उपभोक्ता उस समय संतुलन में होता है जब वो अपनी दी हुई आय और बाजार कीमतों में प्राप्त असंतुष्टि को अधिकतम कर लेता है। यह परिभाषा किसने दी थी? तो यह जो है सैमुअल्सन ने कहा था। उसके बाद है 19 नंबर क्वेश्चन। तो 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उपभोग की सभी इकाइयों के उपभोग से उपभोक्ता को जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसे कहते हैं। तो उपयोगिता जो प्राप्त होती है उसे हम कुल उपयोगिता कहते हैं। उसके बाद चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। तो 20 नंबर क्वेश्चन का जरा उपयोगिता में क्या होता है? तो उपयोगिता में जो है हानि भी होती है और लाभ भी होती है, दोनों चीज़ होती है। उसके बाद चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। तो 21 नंबर क्वेश्चन का जरा इच्छा की तीव्रता जो है वो क्या होगी? तो इच्छा की तीव्रता का जो फलन होता है वो होता है उपयोगिता। इच्छा की तीव्रता का फलन होता है उपयोगिता। उसके बाद चलता है उपयोगिता एक धारणा है। तो उपयोगिता एक जो है मनोवैज्ञानिक धारणा है, मनोवैज्ञानिक धारणा है। उसके बाद चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर कि उपयोगिता की विशेषता क्या है? तो उपयोगिता की विशेषता सापेक्षिक भी है, व्यक्तिपरक भी है और अनुमानित संतुष्टि भी है, इसलिए डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर। 24 नंबर क्वेश्चन कहा जाए कि एक वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता के योग को क्या कहते हैं? तो उसको जो है हम कुल उपयोगिता कहते हैं, जैसा कि पहले वाले क्वेश्चन में भी ये था। उसके बाद चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर। तो 25 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं हम उपयोगिता। उसके बाद हम चलते हैं तटस्थ 26 नंबर क्वेश्चन पर। तटस्थता वक्रता, वक्र का झुकाव होता है। तो तटस्थता वक्र का जो झुकाव होता है वो बाएं से दाएं की ओर होता है और दाएं से बाएं की ओर भी होता है, दोनों ओर होता है, इसलिए ए और बी ऑप्शन हो जाएगा। तो अब चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर कि उपयोगिता की माप की जा सकती है। तो उपयोगिता की माप मुद्रा के रूप में की जा सकती है और हम करते भी हैं। उसके बाद चलते हैं 28 नंबर पर कि उपयोग आवश्यकता संतुष्टि का नियम को क्या कहते हैं? तो आवश्यकता संतुष्टि के नियम को जो हम सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम कहते हैं। उसके बाद चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर कि सीमांत उपयोगिता नियम की प्रमुख मान्यताएं हैं। तो वो है निरंतर क्रम भी होता है, पर्याप्त आकार भी होता है इसका, और ये एक समान भी होता है, इसलिए हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सभी। उसके बाद चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। तो 30 नंबर क्वेश्चन का जरा है कि सीमांत उपयोगिता नियम के लागू होने की आवश्यक शर्त निम्न में से कौन है? तो स्थानापन्न का मूल्य जो है स्थिर हो जाता है, और आय और उपभोग प्रवृत्ति स्थिर हो जाती है, फैशन और रुचि स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये तीनों जो है आवश्यक शर्त है सीमांत उपयोगिता नियम के लागू होने का, तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पर। तो 31 नंबर क्वेश्चन का जाए कि स्थानापन्न वस्तु में इसमें क्या है? तो अभी थोड़ा देर पहले हमने एक उदाहरण दिया था चाय कॉफी का, तो चाय का जो है उदाहरण हो जाएगा कॉफी स्थानापन्न वस्तु में, कि जो है कि अगर चाय नहीं रहेगा तो हम उसके बदले जो है कॉफ़ी का यूज कर लेते हैं। स्थानापन्न वही होता है जो जब हम किसी एक वस्तु की अनुपस्थिति में उसके बदले हम दूसरे वस्तु का उपयोग कर लेते हैं। तो चाय और कॉफ़ी हो जाएगा, चीनी और गुड़ भी हो जाएगा, क्योंकि अगर चीनी नहीं रहता तो हम शक्कर का यूज कर लेते हैं, इसलिए हो जाएगा ए और बी दोनों। उसके बाद चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पर। तो 32 नंबर क्वेश्चन कहता है घटिया वस्तुओं का मांग वक्र कैसा होता है? तो वो ऋणात्मक होता है। उसके बाद चलते हैं 33 नंबर में कि प्रमुख अर्थशास्त्री रॉबर्ट गिफिन किस देश के थे? तो रॉबर्ट गिफिन जो है वो इंग्लैंड के थे, रॉबर्ट गिफिन जो है इंग्लैंड के थे। अब चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पर कि मांग के अन्य प्रकार निम्न में से कौन है? तो संयुक्त मांग भी, व्युत्पन्न मांग भी और सामूहिक मांग भी, ये तीनों मांग जो है मांग के प्रकार ही हैं, इसलिए हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। उसके बाद चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पर। तो 35 नंबर क्वेश्चन का जाए संयुक्त मांग किस का रूप है? संयुक्त मांग जो है पूरक मांग का रूप है। उसके बाद चलते हैं सामूहिक मांग निम्न में से कौन है? सामूहिक मांग निम्न में से जो है वो कोयला भी है, बिजली भी है और दूध भी है,
तो इसलिए हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन कि सामूहिक मांग की 2-4 लोग एक साथ मांग करते हैं, तो कोयला भी सबकी जरूरत है, बिजली भी सबकी जरूरत है, दूध भी सबकी जरूरत है, इसलिए ये सब एक साथ मांग करते हैं, तो सामूहिक मांग हो जाती है। उसके बाद चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पर कि मांग का नियम बताता है। तो मांग का नियम बताता है मांग और कीमत के विपरीत संबंध को बताता है। उसके बाद चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पर कि अनुपातिकता का नियम किसे कहा जाता है। तो अनुपातिकता का नियम समसीमांत उपयोगिता को कहा जाता है। उसके बाद चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पर। 39 नंबर क्वेश्चन का जाए सीमांत उपयोगिता में निम्न में से कौन सा रूप है। तो सीमांत उपयोगिता का जो इनमें से ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता का रूप है। उसके बाद चलते हैं क्योंकि सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है। उसके बाद चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर H.H. गोसेन। तो H.H. गोसेन जो है वो एक प्रमुख ऑस्ट्रियन अर्थशास्त्री थे। उसके बाद चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पर कि मांग में कौन सा तत्व होना आवश्यक है। तो वस्तु की इच्छा, साधन को खर्च करने की तत्परता, एक निश्चित समय, ये 3 चीज आवश्यक होता है मांग के करने के लिए किसी वस्तु को, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अब चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पर। 42 नंबर क्वेश्चन का है कि मांग में संकुचन कब होता है। तो मांग में संकुचन तब होता है जब कीमत बढ़ जाती है और मांग घट जाती है। उसके बाद चलते 43 नंबर क्वेश्चन पर कि मांग में कमी निम्नलिखित में से कौन से कारण है। तो आय में कमी होने के कारण, क्रेताओं में संख्या के कमी होने के कारण, उपभोक्ताओं में रुचि में कमी होने के कारण, ये तीनों जो कारण है मांग में कमी हो जाती है।